दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की टॉपिक में आज हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी गवर्नर जनरल्स आए उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई और ब्रिटिश इंडिया का विस्तार किस प्रकार से भारत में किया जाए इस पे उन्होंने ध्यान दिया। आपने गौर किया होगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जब सहायक संधि आया था उसके द्वारा क्या किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नाना साहेब का पेंशन क्यों बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें विस्तारवादी नीति को ही बताता है। पर जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं तो विलियम बेंटिक विस्तारवादी नीति को त्यागते हैं और फिर इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो भी चर्चा हो रही है वो परीक्षा के अनुसार ही हो रही है। आप इस चर्चा के बाद यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आता है गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक से, तो आप उसे बनाने की स्थिति में रहिएगा। इतनी चर्चा यहाँ पे हम लोग करते हैं। विलियम बेंटिक जिस समय गवर्नर जनरल बनता है उस समय इंग्लैंड में एक उपयोगितावादी विचारधारा पनपती रहती है। उपयोगितावादी विचारधारा में कहा जाता है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी। तो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी तब आएगी जब कुछ सामाजिक सुधार का कार्य किया जाए जिससे जो भारत में जो समाज है उसको फ़ायदा हो। प्रशासनिक चीज़ों में कुछ ऐसी व्यवस्था लाया जाए जिससे यहाँ की जनता को फ़ायदा हो, तब जाकर अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी प्राप्त होगी। जैसे कि सती प्रथा घटा दिया गया 1829 ईस्वी में। तो महिलाओं की स्थिति, जो महिला शादी के बाद से हमेशा डरती रहती होंगी कि हमारा पति मरा और हमें भी सती होना पड़ेगा, तो वो डर जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो गया होगा। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी। विलियम बेंटिक शांतिपूर्ण तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सुदृढ़ीकरण का उपाय खोजता रहा। ठीक है, वह पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति को वास्तविक रूप से भारत में लाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके बारे में बाद में लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि प्राच्य निरंकुशता के क्षेत्र में पश्चिमी सभ्यता की रोशनी लॉर्ड बेंटिक ने ही जलाई। कैसे जलाई इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो विलियम बेंटिक के समय में कौन कौन सा कार्य होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विलय की नीति लाई जाती है या नहीं, नंबर एक बात। कुछ प्रशासनिक सुधार किया जाएगा, नंबर दो बात। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, सामाजिक सुधार किए जाएंगे। ठीक है, आर्थिक सुधार किए जाएंगे और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत ही 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट लाया जाएगा। ये इतनी चर्चा हम लोगों को करनी है विलियम बेंटिक के समय में। अब देखिए, विलय की नीति से हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। चूँकि ये विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाना चाहता था और ये इसमें विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विलय और विजय इसके समय में भी हुआ था जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो विलय एवं विजय के अंतर्गत एक बेंटिक ने मैसूर का विलय ब्रिटिश इंडिया में कर लिया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 1799 ईस्वी में वाडियार वंश के शासक को फिर से मैसूर दे दिया गया था। ठीक है, उस समय भी मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि विलियम बेंटिक के काल में इसे विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश इंडिया में और बाद में रिपन के काल में फिर से वाडियार वंश का शासन मैसूर में शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुर्ग, कछार व जयंतिया के क्षेत्र का विलय कर लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुर्ग, कछार व जयंतिया इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विलियम बेंटिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए विलियम बेंटिक से संबंधित चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो आप लोग कुर्ग, कछार व जयंतिया भी ध्यान में रखिएगा। तो विलय एवं विजय के बारे में चर्चा यहीं पे समाप्त हो जाता है। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत पुलिस के क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा कुछ सुधार नहीं किया गया जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो। अब यहाँ ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में
कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत बेंटिक के काल में ही की गई थी, ये ध्यान में रखना है। जुडिशियरी सुधार के अंतर्गत क्या किया गया था, विधि आयोग का गठन किया गया था और विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है वो मैकाले को बनाया गया था। इस विधि आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य विधि का संहिताकरण करना है। संहिताकरण करने का क्या मतलब होता है? संहिताकरण करने से तात्पर्य है विधियों को लिपिबद्ध कर देना, अर्थात कोई भी अपराध के लिए सज़ा तय करने में किन बातों का ध्यान रखना है उसको जो है सो तय करके लिख दिया गया ताकि जज उस हिसाब से फैसला दे सके। ठीक है, तो ये मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुधार में एक बच गया 1833 का एक्ट। ठीक है, 1833 के एक्ट के बारे में अभी हम इसी वीडियो में अंत में चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में 1833 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आप लोगों को याद होगा 1813 का एक्ट। ठीक है, 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की बात हुई थी शिक्षा पे, पर शिक्षा किस माध्यम में दिया जाए, इस बारे में भाषा क्या हो शिक्षा की, इस बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका और वो पैसा खर्च नहीं हो सका। 10 वर्षों के बाद उस पैसे को किस प्रकार से खर्च किया जाए, इसके लिए सार्वजनिक शिक्षा समिति बनाई गई, लेकिन विषय एवं भाषा के विवाद को सार्वजनिक शिक्षा समिति के द्वारा भी नहीं निपटाया जा सका और इस तरह से पैसा खर्च न हो पाया और शिक्षा कैसा दिया जाए इस पे कुछ भी फाइनल निष्कर्ष पे अंग्रेज नहीं पहुंच पाए। तब 1833 में मैकाले की अनुशंसा में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसके पीछे का क्या था, थोड़ा सा लॉजिक समझिए। इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा, अधोमुखी निस्यंदन। ये शब्द ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी में भी चीज़ें रिपीट होती है तो दोबारा रिपीट हो सकता है। अधोमुखी निस्यंदन का मतलब क्या है, तो उस समय जो भारत का समाज था उसमें बड़े लोग, बड़े बोलने का मतलब है कि समृद्ध लोग, पैसे वाले लोग, वो जिन चीज़ों को अपनाते थे धीरे धीरे करके समाज के नीचे के तबके के गरीब लोग भी उस चीज़ों को अपनाने लगते थे। मैकाले ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम यही काम करने वाले हैं। हम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को शिक्षा देंगे जो हमारे लिए काम के हो। तो हमारे लिए काम के तभी होंगे जब शिक्षा अंग्रेजी में दिया जाएगा, इसीलिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उसके बाद जब वो अंग्रेजी बोलेंगे तो नीचे तबके के जो लोग हैं वो धीरे धीरे उनको सुनते रहेंगे और सुनते सुनते वो भी शिक्षा को प्राप्त करते रहेंगे। मतलब ऊपर से बूंद बूंद करके शिक्षा नीचे की तरफ टपकता जाएगा और नीचे के लोग जो है सो शिक्षा ग्रहण करते जाएंगे। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। इसका अर्थ है शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के कुछ लोगों को दिया जाएगा तथा धीरे धीरे निम्न वर्ग तथा अन्य वर्ग तक शिक्षा स्वयं पहुँच जाएगा। तो अधोमुखी निस्यंदन का मतलब आप लोग समझ गए होइएगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। हो सकता है कभी कभी अधोमुखी निस्यंदन न लिखकर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ही लिखकर छोड़ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, तो समाज के क्षेत्र में जो सुधार हुआ था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सती प्रथा को समाप्त कर देना। ठीक है, सती प्रथा क्या था, तो हिंदू समाज में उस समय एक बहुत ही बड़ी कुरीति थी। वो कुरीति ये थी कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को साथ में पति के साथ जला दिया जाता था और इसे ही सती प्रथा कहा गया। ठीक है, इस सती प्रथा को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय ने बड़े लेवल पे कार्य किया। राजा राममोहन राय का मानना था कि सती प्रथा के बारे में हमारे धर्म में कुछ भी नहीं कहा गया है, हमारे जो ग्रंथ है उसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, बस इसे बाद में शुरू किया गया और इस कुरीति को अपनाया गया। इसके लिए राजा राममोहन राय ने
उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया और बांग्ला में अनुवाद करके लोगों के बीच में जन जागरण फैलाने की कोशिश की कि देखिए ये सती प्रथा के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ भी नहीं कहा गया है। अब इसके पीछे एक कहानी और आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे आप लोग राजा राम मोहन राय के साथ कनेक्ट कर जाइएगा। कहानी ये है कि राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु हो जाती है और इनके भाभी को सती होने के लिए कहा जाता है, जिसका विरोध राजा राम मोहन राय करते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी अपनी माँ ही इन्हें घर से निकाल देती है। तो विलियम बेंटिक उपयोगितावादी विचारधारा आप लोगों को अब याद रहेगा। उपयोगितावादी विचारधारा मतलब अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी। तो क्या महिलाएं तो जब शादी होगी तब से ही इस डर में जिएंगी कि कभी भी मेरा पति निकला तो साथ में मुझे भी मरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये धारा 17 याद रखने योग्य है। धारा 17 परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके पीछे कुछ और चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सती प्रथा के बारे में सबसे पहले गुप्त काल में पता चलता है। किस एरन अभिलेख से? ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अकबर के द्वारा प्रयास किया गया। औरंगजेब के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया, ये ध्यान में रखिएगा। और जब पुर्तगाली आते हैं तो अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कार्य किया था। तो ये नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब इन नामों के साथ ये ध्यान में रखना है कि अकबर ने कोई कानून नहीं बनाया था, ठीक है। बस अकबर ने प्रयास किया था, उसने बताने की कोशिश की थी कि ये एक सामाजिक कुरीति है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा हो गई, सती प्रथा समाप्त हो गया। ये राधा कांत देव एक व्यक्ति थे, विद्वान थे बंगाल में। ये नहीं चाहते थे कि सती प्रथा समाप्त हो जाए। ये क्यों नहीं चाहते थे? इसलिए कि इनका मानना था कि सती प्रथा हमारे समाज के अंदर की कुरीति है और इसे दूर करने के लिए समाज को प्रयत्न करना चाहिए, कानून नहीं बनाना चाहिए। और ये अपनी बात को लेकर, अपने जिद को लेकर इतने तटस्थ थे कि ये इस बात को लेकर लंदन चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय भी अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ जाते हैं और ये आगे की कहानी है जिसके बारे में हमें अभी फ़िलहाल चर्चा नहीं करनी है। समाज सुधार के बारे में आपने देख लिया कि विलियम बेंटिक के समय जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो सती प्रथा समाप्ति की बात हुई थी, धारा 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और समाज सुधार में कौन कौन सी बातें हुई थी? ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। तो ठगी प्रथा को 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया था और इसे समाप्त करने में कैप्टन स्लीमैन का महत्वपूर्ण रोल था। तो आपसे परीक्षा में सीधा सीधा ये सवाल पूछा जाता रहा है। और देखिए स्टेट पीसीएस की एक खासियत रही है कि स्टेट पीसीएस में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पीवाईक्यू से हर एक पीसीएस में 10 से 15 सवाल रिपीट होते ही रहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और आपको कैप्टन स्लीमैन और बेंटिक का नाम याद रखना है। बस कहानी हमारी सब समाप्त हो जाती है, ठीक है। ठगी प्रथा हो गया। अब कन्या शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसके समय में? बेंटिक के समय में। ये कन्या शिशु हत्या मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्र में ज़्यादा होता था। और ये कन्या शिशु हत्या क्या आज के समय में बंद हो गया है? आज भी ऐसे ही चल ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत चार्टर एक्ट की बात हो रही थी। तो 1833 के चार्टर एक्ट किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। क्या क्या बातें हुई थी जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं। अगले 20 वर्षों तक भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। दूसरी बात, इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। 1813 याद है ना? 1813 में समाप्त हुआ था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार हो ही रहा था, ठीक है। अब 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो विलियम बेंटिक है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। गवर्नर जनरल को भारत के सभी प्रांतों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है।
ब्रिटिश को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया गया 1833 के एक्ट के द्वारा। भूमि खरीदने का अधिकार देने का मतलब क्या होता है कि अब ये यहाँ पर बस सकते हैं। इससे बागानी खेती को भारत में बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलेनबरो के समय में उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। अब देखिएगा, 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि भारत में दास प्रथा को कब समाप्त किया गया, और एलेनबरो का नाम न देकर विलियम बेंटिक का नाम दिया गया। ठीक है, तो विलियम बेंटिक का नाम इसलिए दिया गया और वो सही इसलिए हुआ क्योंकि 1833 के एक्ट के द्वारा ही इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ये इंटरलिंक आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर करना होगा। और ये इंटरलिंक आप कैसे कर पाइएगा? आप तभी कर पाइएगा जब आपने इतिहास के पढ़ाई की, इतिहास की जो यात्रा है वो यात्रा आपने पूरी कर रखी है। आपको पता है कि इतिहास में कौन कौन सी घटनाक्रम कैसे कैसे घट रही है। यदि ये पता रहेगा तो आप आराम से उसे इंटरलिंक कर पाइएगा। आगे देखते हैं। प्रशासनिक सुधार करते हुए कहा गया कि रेगुलेशन 87 के अंतर्गत भारत के लोगों के साथ शासन में नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सी बात है भेदभाव वाली बात? आपको याद होगा कॉर्नवालिस के समय में प्रशासनिक क्षेत्र में क्लर्क से ऊंचे पद पे कोई भारतीय नहीं जा सकता था। ठीक है, सैनिक में सूबेदार से ऊपर के पद पे कोई भारतीय नहीं जा सकता था। तो यहाँ कह दिया गया कि भारत के लोगों के साथ शासन में नियुक्ति में अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेगुलेशन 87 भी याद रखिएगा, 1833 के एक्ट से हुआ है और विलियम बेंटिक इस समय गवर्नर जनरल है, वो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चार्टर एक्ट से आगे बढ़ते हैं। आगे आर्थिक कार्य क्या क्या किया गया। ठीक है, आर्थिक कार्य में महालबारी प्रणाली की शुरुआत की गई। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अफीम के व्यापार को रेगुलेट किया गया और कहा गया कि अफीम का व्यापार भारत में बम्बई के बंदरगाह से ही होगा। मतलब अब भारत के हर एक क्षेत्र से अफीम का व्यापार नहीं होगा। इसके लिए उसने क्या नीति अपनाई? अंग्रेज़ों ने ये अफीम का व्यापार करना है। भारत में बॉम्बे को फिक्स कर दिया गया, चाइना में कैंटोन को फिक्स किया गया। ठीक है, और ये ब्रिटेन है, ये बॉम्बे है। पूरे भारत से अफीम को बॉम्बे लाया जाता था, जिसका असर आज के समय में भी आप लोग बॉम्बे में देख रहे होइएगा। बराबर समाचार में देखा जाता है कि लोग नशे में ज़्यादा बम्बई में रहते हैं। तो बॉम्बे में सारा अफीम लाया जाता था। ये अफीम यहाँ से ब्रिटेन नहीं भेजा जाता था, ये अफीम यहाँ से चाइना भेजा जाता था, चाइना में कैंटोन शहर में। ठीक है, यहाँ से इस अफीम को बेचा जाता था और बेचकर जो पैसा मिलता था वो पैसा इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भेजा जाता था। तो ये ट्रायंगल से आपको ध्यान में रहेगा कि बम्बई बंदरगाह से ही पूरा अफीम का व्यापार होने लगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी बात हुई थी आर्थिक कार्यों में? तो आर्थिक कार्यों के अंतर्गत मुक्त व्यापार की नीति लाई गई थी। विशेष आपको ध्यान में नहीं रखना है पीटी के लिए। जब आप मेंस की पढ़ाई पढ़ेंगे, मेंस के प्रश्न में थोड़ा सा व्यापक जानना जरूरी होता है, पर पीटी में यदि आपने इतनी बातों को, वीडियो में जो भी बातें कही जा रही है, आप उसे नोट करके रख लेते हैं और ये जो स्टोरी लाइन समझ लेते हैं, तो आपको सवाल बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मुक्त व्यापार की नीति लाई गई। इसके अलावा हमने देखा था कि अंग्रेज़ों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया गया और इससे बागानी खेती को बल मिलने लगा। तो ये 2 पॉइंट आप अतिरिक्त में याद रख लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा महालबारी प्रणाली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महालबारी प्रणाली भारत में
3 प्रकार के प्रणाली थे भूमि सुधार से या भू राजस्व वसूलने का। एक जमींदारी, दूसरा रैयतवारी और तीसरा महालवारी। जमींदारी, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, वो भारत में 19% क्षेत्र में था। ठीक है, 19% क्षेत्र में। रैयतवारी 51% क्षेत्र में। और ये महालवारी प्रणाली जो है 30% क्षेत्र में था। मुख्यतः संयुक्त प्रांत मतलब समझ रहे हैं, अभी का उत्तराखंड और अभी का यूपी, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यानी पाकिस्तान का पेशावर का क्षेत्र, ये आपको याद रखना होगा। ये सारी बातें आपके परीक्षा में आपके विकल्प में दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में महालवारी प्रणाली को लागू किया गया। किसके समय में? विलियम बेंटिक के समय में। अब देखिए, विलियम बेंटिक अब आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा हमेशा अपनी यात्रा परीक्षा भी तय करता रहता है। तो अब वो पूछेगा कि उत्तर भारत में महालवारी प्रणाली को लागू करने वाला कौन था। तो आपको 2 नाम याद रखना है। पहला नाम है हॉल्ट मैकेंजी और दूसरा नाम है मार्टिन बर्ड। ठीक है, ये नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब महालवारी प्रणाली, महालवारी प्रथा क्या है? तो महालवारी प्रथा में क्या था कि भू राजस्व वसूलने के लिए गांव के प्रमुख को, गांव के प्रधान को सारी जिम्मेदारी दे दी गई। वो हो सकता है 1 गांव उनके अधीन हो, 2 गांव हो या 5 गांव हो, लेकिन जो गांव का प्रधान था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो पूरे गांव से भू राजस्व वसूले और उस भू राजस्व को अंग्रेज़ों को दे। प्रधान को लंबरदार भी कहते थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब ये ब्रिटिशर्स को देते थे तो बीच में इन्हें 5% कमीशन दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा किसान यदि समय से लगान न दे तो इन लंबरदारों को किसान की भूमि को नीलाम करने का भी अधिकार दिया गया था। यदि इतनी बातें आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा तो महालवारी प्रणाली से जो भी सवाल आएगा वो सवाल आप लोग बनाने के स्थिति में रहिएगा। अब आप पूछिएगा कि भू राजस्व कितना था, राजस्व कुछ तय किया गया था? तो राजस्व अधिक था, यही रहेगा आपके विकल्प में। ठीक है, तो ये इसके साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित हमारी सारी चर्चा समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इसे अच्छे से आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में एक अगले गवर्नर जनरल के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।